हेलो व्यूअर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न एरा की दो मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल फिलॉसफीज कौन सी हैं, तो आप में से अक्सर मार्क्सिज्म का नाम जरूर लेंगे। मार्क्सिज्म, जिसे कम्युनिज्म भी कहा जाता है, उसकी बुनियाद कॉन्फ्लिक्ट या डायलेक्टिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री पे है। मार्क्स ने डायलेक्टिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री एक और जर्मन फिलोसोफर हेगल से बोरो किया था। तो आज की वीडियो में हम आपको हेगल की पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी के बारे में डिटेल से बताएंगे। जॉर्ज एस बाइंड अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में कहता है कि हेगल एम टू रिकंसाइल टू कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंड्स ऑफ मॉडर्न थॉट। एक तरफ साइंटिफिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड था और दूसरी तरफ एथिकल या रिलीजियस व्यू ऑफ द वर्ल्ड था। तो हेगल ने कोशिश की कि इन दोनों व्यूज ऑफ द वर्ल्ड को मैं रिकंसाइल कर दूं, और इस रिकंसाइलेशन के लिए उसके पास जो बेसिक लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसको उसने डायलेक्टिक का नाम दिया। लेकिन डायलेक्टिक क्या है? डायलेक्टिक एक ग्रीक वर्ड है मीनिंग ए डायलॉग और कन्वर्सेशन। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की तमाम फिलॉसफी डायलॉग्स की फॉर्म में है। हेगल के मुताबिक प्लेटो का ये फैसला कि वो अपनी फिलॉसफी को डायलॉग्स में लिखे एक बड़ा सिग्निफिकेंट और कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि प्लेटो ये शो करना चाहता था कि ट्रूथ ऑलवेज रिजल्ट्स फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ ऑपोजिट व्यूज। तो हेगल के मुताबिक एवरी आइडिया जिसको एंड एवरी सिस्टम जिसको उसने थीसिस का नाम दिया, ब्रीड्स इट्स ऑपोजिट जिसको उसने एंटीथीसिस का नाम दिया। थीसिस एंड एंटीथीसिस बोथ contain some truth but neither contains the whole truth। कुछ अरसे के बाद थीसिस और एंटीथीसिस मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होके वो जो सिस्टम या आइडिया बनाते हैं उसको हेगल ने सिंथेसिस का नाम दिया, जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं। कुछ अरसे बाद सिंथेसिस अपना एक एंटीथीसिस क्रिएट करता है, और फिर ये थीसिस और एंटीथीसिस मिलकर एक और सिंथेसिस बनाते हैं। इस तरह हिस्टोरिकल प्रोसेस चलता है। This Hegel called the dialectical movement of history or simply dialectic। उसकी एग्जाम्पल हेगल ने इस तरह दी थी कि जैसे एक सिस्टम है या आइडिया है एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसमें एक शख्स की हुकूमत है। उसके जो एंटीथीसिस है वो है डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है अवाम की हुकूमत होनी चाहिए। तो इन दोनों को जब हम सिंथेसाइज कर देते हैं तो जो सिस्टम या आइडिया बनता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें हुकूमत बादशाह की होती है लेकिन मर्जी अवाम की होती है। फॉर हेगल डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री इज बोथ इरिवर्सिबल एंड प्रीडिटरमिन्ड। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमेसी ऑफ आइडियाज ओवर मटेरियल फोर्सेस, और यही हेगल और मार्क्स में एक बड़ा डिफरेंस है। द नेशन और स्टेट इज द इंजन ऑफ द डायलेक्टिक। जैसे मार्क्स में इंजन ऑफ द डायलेक्टिक क्लास या क्लास स्ट्रगल है, तो हेगल में नेशन या स्टेट है। From the nation-led dialectical view of history follow other parts of Hegel's political thought। और हेगल की political thought mainly दो बुक्स में है, The Philosophy of History and Philosophy of Right। तो पहले हम आपको थोड़ा सा हेगल की बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। हेगल पे की फिलॉसफी पे दो पावरफुल इन्फ्लुएंसेस थे। वन वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द अदर वाज द जर्मन एम्पायर ऑफ हिज डे। Violence and terrorism that followed the French Revolution generated a strong reaction against it, and these excesses of the revolutions were blamed on its philosophy of nihilism, individualism, liberty and equality। तो जो philosophers थे या politicians थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के opposite थे, जो उन्होंने जिसको अपोज किया था, वो ये कहते थे कि रेवोल्यूशन की वजह से जो एक्सेसेस हुई हैं उसकी रीज़न रेवोल्यूशन की जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस है, जो इन प्रिंसिपल पे थी, निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब है कि पास की जितनी भी वैल्यूज हैं आप उन सबको रिजेक्ट कर दें। इंडिविजुअलिज्म, स्टेट एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल, एंड लिबर्टी एंड इक्वालिटी के हर शख्स को इक्वालिटी भी होनी चाहिए, लोग बराबर होने चाहिए, और हम सबको फ्रीडम होना चाहिए। सो क्रिटिक्स ऑफ द रेवोल्यूशन लाइक हेगल स्ट्रेस रीएस्टैब्लिश कॉन्टिन्यूटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशंस, and they also rejected revolution's ideals of equality and individual liberty। For Hegel, change is inevitable, but complete break with the past is neither possible nor desirable।
What needed was a philosophy which reconciled change and stability, innovations and traditions, revolution and evolution. तो हेगल के नज़दीक पास्ट की भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन पास्ट ने जाहिर है सर्वाइव नहीं करना और पास्ट की जगह एक नया टाइम आ जाना है, फ्यूचर में भी आना है, तो आपने उसको भी करना है। चेंज भी आनी चाहिए, लेकिन चेंज के साथ साथ कुछ स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को रिकनसाइल, बजाय इसके कि आप इन्हें आपस में समझें कि इनके दरमियान जो क्लैश है वो इरकनसाइलेबल है, इनको आपने रिकनसाइल करना है। और रिकनसाइलेशन या सिंथेसिस कैसे होगा? दैट विल बी थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायलैक्टिक। जहाँ तक जर्मन डिसयूनिटी का ताल्लुक है, तो हेगल के दौर में जो उस वक्त जर्मन एम्पायर थी वो वीक भी थी और डिसयूनाइटेड भी थी। अपना एक ऐसे में, वन ऑफ हिज अर्लियर एसेस, जिसका टाइटल था द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, हेगल ने कहा कि जर्मनी इज नो लॉन्गर ए स्टेट गवर्न बाय लॉ बट रादर ए प्लुरलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटीज विद डिस्पैरेट प्रैक्टिसेस। तो इन डिस्पैरेट प्रैक्टिसेस को, इस डिसयूनिटी को हेगल ने जर्मन पर्टिकुलरिज्म का नाम दिया। उसने आइडेंटिफाई किया जर्मन पर्टिकुलरिज्म को विद लव ऑफ फ्रीडम विच मिसकंसीव्ड लिबर्टी एंड एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड अथॉरिटी। तो हेगल कह रहा था कि जो जर्मन पर्टिकुलरिज्म था उसके ख्याल में फ्रीडम का मतलब ये है कि इंडिविजुअल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो वो कहता था कि ये नोशन गलत है और ये अनार्किकल है, इससे सोसाइटी में, स्टेट में डिसऑर्डर पैदा होता है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम हेगल की मेन फिलोसफी की तरफ दोबारा आएंगे और उसका मेन जो आइडिया है वो है नेशनलिज्म एंड स्टेट। हेगल कहता है कि इन हिस्ट्री इट इज द नेशन नॉट द इंडिविजुअल और एनी अदर ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल सच एज सोशल क्लॉज दैट इज सिग्निफिकेंट। द स्पिरिट ऑफ ए नेशन, जिसको जर्मन में फोक्स गाइस कहते हैं, वर्क्स थ्रू इंडिविजुअल बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर विल। इट इज फ्रॉम द स्टेट और द नेशन दैट इंडिविजुअल्स गेट देयर राइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंडिविजुअल को जो राइट्स मिलते हैं उनकी बुनियाद उनकी अपनी नेचर नहीं है। इंडिविजुअल्स आर नॉट बाउंड विद सम राइट्स, बल्कि स्टेट या उनकी नेशन उन्हें ये राइट्स देती है। वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीब्यूशन ही मेक्स टू द नेशनल डेवलपमेंट। तो जितनी ज़्यादा आप कंट्रीब्यूशन नेशनल डेवलपमेंट को बनाएंगे उतना ही इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि इक्वालिटी का जो नोशन है कि ऑल पीपल आर इक्वल, वो भी हेगल रिजेक्ट कर देता है। तो हेगल दस रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स पॉपुलराइज्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीपल आर बोर्न विद सर्टेन राइट्स। तो वो ये कहता है कि द नेशनल स्टेट हैज इट्स ओन आइडियल्स एंड गोल्स विच सरपास दोज ऑफ द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के गोल्स होंगे, लेकिन जो व्हाट रियली मैटर इज द नेशनल गोल्स। इंडिविजुअल्स फ्रीडम कंसिस्ट नॉट इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू अथॉरिटी ऑफ द नेशनल स्टेट। तो जितना कोई इंडिविजुअल नेशनल स्टेट को ओबे करेगा उतना ही वो फ्री होगा। द मोर पावरफुल द नेशनल स्टेट इज द ग्रेटर इज इंडिविजुअल फ्रीडम। इसकी मिसाल आप इस तरह लें कि फर्ज किया अगर आप जैसे 1947 से पहले इंडिया एक कॉलोनी थी, इंडिया पाकिस्तान दे वर ए कॉलोनियल स्टेट, तो दे वर इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थे, तो उसमें कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, दे वर पार्ट ऑफ ए कॉलोनियल एम्पायर, वो गुलाम थे। वो गुलाम जो है वो कभी फ्री नहीं हो सकते। तो सिर्फ एक फ्री स्टेट में ही इंडिविजुअल जो है वो फ्री हो सकता है। द प्रिंसिपल गोल ऑफ द नेशनल स्टेट इज टू मेक इट्स विल इफेक्टिव बोथ एट होम एंड अब्रॉड। इसका मतलब है हेगल जो स्टेट की बात करता है वो एक पावर स्टेट की बात करता है, पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। एंड एज लॉन्ग एज दिस गोल इज रियलाइज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डजंट मैटर। It is in war, not in peace, that a national state realizes its potentiality. A state has no higher duty than to preserve and strengthen itself. तो state की जो highest duty है वो ये है कि अपने आप को preserve करे, अपने आप को strengthen करे, militarily करे, economically करे। तो world peace को contribute करना, individual की happiness को pursuit करना, this is not a duty of the state. The state is the end. इंडिविजुअल्स एंड सिविल सोसाइटी आर द मीन्स। और अपनी किताब फिलॉसफी और राइट में हेगल ने फेमसली स्टेट किया था, द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो जिस तरह खुदा जो है वो गलती नहीं कर सकता और खुदा को ओबे करना सबको करना चाहिए, उसकी जिम्मेदार ड्यूटी है, इसी तरह स्टेट को ओबे करना भी सबकी ड्यूटी है। तो हेगल की जो स्टेट है वो टोटलिटेरियन स्टेट है, जो कि इंडिविजुअल की
तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रेगुलेट करती है। तो हेगल पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में सिटीजन्स की कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। और फिलॉसफी ऑफ राइट में एक जगह और कहता है कि द पीपल डजंट नो व्हाट इट विल्स, इट्स एक्शन इज एलिमेंटल, वाइड ऑफ रीजन, वायलेंट एंड टेरिबल। द स्टेट इज द सोर्स ऑफ ऑल मोरालिटी। इंडिविजुअल को जो भी राइट एंड रॉन्ग का जो स्टैंडर्ड है वो स्टेट है। इट कैन नॉट बी मॉरली रॉन्ग एज लॉन्ग एज इट इज गवर्न बाय लॉ। तो क्योंकि स्टेट तमाम वैल्यूज खुद क्रिएट करती हैं, लिहाजा स्टेट मॉरली रॉन्ग नहीं हो सकते। सिर्फ स्टेट पे एक रिस्ट्रिक्शन है, दैट इट शुड बी गवर्न बाय लॉ। डिस्पोटिज्म हेगल के मुताबिक इज एब्सेंस ऑफ लॉ। ये नहीं कि एक शख्स हुकूमत कर रहा है या 10 शख्स हुकूमत कर रहा है। अगर एक शख्स भी लॉ के मुताबिक हुकूमत कर रहा है तो ही इज नॉट ए डिस्पोट। पॉलिटिकल जीनियस कंसिस्ट इन आइडेंटिफाइंग वनसेल्फ विद नेशनल पर्पस। अब हम आते हैं हेगल की सोशल फिलॉसफी की तरफ। तो हेगल ने जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में, इस तरह सोशल थ्योरी में भी इंडिविजुअलिज्म को रिजेक्ट कर देता है। वो ये कहता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट, लॉ, रिलीजन डू नॉट एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स, दे आर नॉट इन्वेंटेड बाय इंडिविजुअल, रादर दे इवॉल्व। तो वो इवोल्यूशनरी व्यू ऑफ स्टेट सोसाइटी पे बिलीव करता है और जो कॉन्ट्रैक्ट व्यू ऑफ सोसाइटी है उसको रिजेक्ट कर देता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्टेट को क्रिएट करते हैं। तो वही कहता है कि इंडिविजुअल्स डू नॉट क्रिएट सोसाइटी, रादर सोसाइटी क्रिएट्स इंडिविजुअल थ्रू लैंग्वेज, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। Freedom consists in the ability to participate in social process according to one's status. Individual rights and liberties correspond to his duties imposed by his station in the society. तो जितनी आप अपनी ड्यूटीज को जो अपने ओबे करेगा, फ्रीडम और राइट्स वही डिजर्व करेगा। और उसने फेमसली स्टेट किया कि पॉवर्टी इज नॉट वांट ऑफ मनी बट सोशल रिजेक्शन एंड लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दैट अराइजेज आउट ऑफ इट। हेगल को दूसरा जो सोसाइटी का व्यू है वो है ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कल्चर फॉर्म ए यूनिट विच अफेक्ट ईच अदर। जिस तरह बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स पे कंप्राइज करती है विच फॉर्म ए यूनिट, और एक ऑर्गन दूसरे को अफेक्ट करता है, इस तरह सोसाइटी में भी एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट करेगा और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट करेंगे। Creeds and rituals are neither wholly true nor wholly superstitious. They are a useful but a passing phase in social evolution. उसने एक कहा, how blind are they who can imagine that institution, constitution and laws can persist after they have ceased to be in accord with the morals, the needs and the purposes of mankind, and after the meaning has gone out of them, that forms in which understanding and feeling no longer inhere can retain the power to bind a nation. उसका मतलब यह है कि जितने भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, रिचुअल्स हैं, बिलीव्स हैं, ये एक सोशल एवोल्यूशन का पार्ट है। इनकी इंपॉर्टेंस एक खास फेज में होती है, लेकिन जब वो फेज गुजर जाता है तो फिर इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है और इनकी जगह नए रूल्स या नए नॉर्म्स एंड वैल्यूज आ जाते हैं। तो इससे एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें पास्ट सर्वाइव्स इन द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट सर्वाइव्स इन द फ्यूचर। जहाँ तक हेगल की क्रिटिकल एवेल्युएशन का ताल्लुक है, वो उसके लिए यू विल हैव टू वेट द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हाउस ऑफ नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।